लिखिए, क्या लिखेंगे? गर्भाशय। गर्भाशय में पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि गर्भाशय की आकार उल्टी हुई नाशपाती के जैसा होता है। हाँ, गर्भाशय का आकार उल्टी हुई नाशपाती के जैसा होता है। इसमें पहला पॉइंट डिस्कस हो रहा है बुआ कि गर्भाशय का आकार उल्टी हुई नाशपाती के जैसा होता है। गर्भाशय का आकार उल्टी हुई नाशपाती के जैसा होता है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बुआ कि यह यह मूत्राशय एवं मलाशय के बीच मूत्राशय एवं मलाशय के बीच मूत्राशय एवं मलाशय के बीच श्रोणि गुहा में स्थित होता है। श्रोणि गुहा में स्थित होता है। श्रोणि गुहा में स्थित होता है। होता है। लिखेंगे बुआ अगल का पॉइंट, यह लगभग 3 कोना आकार की 3 कोना आकार की होती है। 3 कोना आकार की होती है। 3 कोना आकार की होती है। लिखेंगे बुआ जिसका ऊपरी भाग ज्यादा चौड़ा होता है। हाँ, जिसका ऊपरी भाग ज्यादा चौड़ा होता है। ज्यादा चौड़ा होता है। क्लियर है? जिसका ऊपरी भाग ज्यादा चौड़ा होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि गर्भाशय की जो परत है बुआ, इसमें 3 परत देखने को मिलेगा। समझिएगा सर, गर्भाशय में कितने परत देखने को मिलेगा? 3 परत। गर्भाशय की जो सबसे बाहरी परत है, इसका नाम होता है पीरिमीट्रियम। पीरिमीट्रियम। इसका वाला का जो भाग है बुआ, इसका नाम होता है मायोमीट्रियम। और जो सबसे लास्ट है, मतलब ये वाला है, इसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। तो आपसे पूछा जाए कि गर्भाशय में कितनी परत पाई जाती है, तो गर्भाशय में 3 परत पाई जाती है। पहला का नाम है पीरिमीट्रियम, दूसरा का नाम है मायोमीट्रियम, तीसरा का नाम है एंडोमेट्रियम। तो लिखिए पॉइंट में कि गर्भाशय में 3 परत पाया जाता है। गर्भाशय में 3 परत पाया जाता है। पहला परत का नाम लिखिएगा बुआ, पहला का नाम लिखिएगा बुआ पीरिमीट्रियम। दूसरा का नाम लिखिएगा बुआ मायोमीट्रियम। तीसरा का नाम लिखिए बुआ एंडोमेट्रियम। पीरिमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमेट्रियम हमारे गर्भाशय की क्या है सर? परत का नाम है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे
बढ़ते क्रम में सजाइए, या इसे अंदर से बाहर की ओर सजाइए, या इसे बाहर की ओर अंदर की ओर सजाइए। तो आप किस तरीके के, सबसे बाहर होते हैं ये वाली परत, मध्य होता है ये वाली परत, और सबसे आंतरिक परत है ये वाला। हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला बाहरी परत है, इसका नाम हुआ है मध्य परत, इसका नाम होगा आंतरिक परत, आंतरिक परत। तो गर्भाशय में 3 परत है, जो सबसे बाहर है उसे पेरीमीट्रियम, जो बीच में है तो मायोमीट्रियम, और जो सबसे लास्ट में है उसका नाम है एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, क्या एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। अब याद रखेंगे, इसमें थोड़ा कहानी और एक्स्ट्रा बात करते हैं हम लोग कि पेरीमीट्रियम जो होता है बुआ, ये गर्भाशय को बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है बुआ, यानी कि अगर गर्भाशय एक जो यूट्रस है बुआ, पहले ध्यान दीजिए कि ये जो यूट्रस है बुआ, यूट्रस ये एक आंतरिक अंग है। यूट्रस क्या है सर? आंतरिक अंग है। तो जितने भी हमारे लगभग शरीर में जितने भी आंतरिक अंग है, उन सब पर एक झिल्ली होता है। आंतरिक अंग पे झिल्ली होते हैं। जैसे देखो ना, यहाँ पे गलोटिस था और ऊपर एक झिल्ली लग रहा था, नाम था इपीग्लोटिस। फेफड़ा हमारे आंतरिक अंग है, इस पर एक झिल्ली था जिसका नाम है पलूरा झिल्ली। हृदय पर एक झिल्ली है जिसका नाम है क्या? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। तो हमारे जितने भी आंतरिक अंग है उन सब पर झिल्ली होता है, ताकि बाहर से सुरक्षा कैसे मिलेगा। तो मान लीजिए कि यूट्रस में कोई बाहर से जीवाणु आके इस पर अटैक करे, हो सकता है विषाणु आके अटैक करे, हो सकता है कवक आके अटैक करे, या हो सकता है बुआ प्रोटोजोआ आके अटैक करे। ठीक है, तो जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलेंगे, विषाणु को बोलते हैं बुआ वायरस, कवक को इंग्लिश में बोला जाएगा फंगी या फंजाई, और प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ भी बोलते हैं, प्रोटोजोआ। तो ये सब सर अगर हमारे गर्भाशय में आके कोई बीमारी, कोई पौज उत्पन्न करे, तो इससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है अपना पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम मतलब कौन सी परत? ये वाली जो वो परत है, ये वाली परत, इसी का नाम है क्या? पेरीमीट्रियम। तो ये वाली परत हमें गर्भाशय को बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है। अब बात आई मायोमीट्रियम की। किसका आया बुआ? मायोमीट्रियम का आया। तो ध्यान सुनिएगा, मायोमीट्रियम जो है बुआ, ये बच्चों के जन्म के समय, या आप ऐसे बोलोगे कि बच्चों के जन्म में सहायता प्रदान करता है। आपसे पूछेगा, प्रदान करता है। बच्चों के जन्म के समय आपको जो प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, वो कर रहा है कौन सा? मायोमीट्रियम, यानी कि मध्य परत। अब बात आई आंतरिक परत की। तो आंतरिक परत बुआ फिक्स नहीं होता है। ये वाली जो एंडोमेट्रियम है, आंतरिक परत है, ये अपना फिक्स नहीं है। ये टूटेगा और बनेगा, टूटेगा और क्या करेगा बुआ? बनेगा। ये हमेशा हर एक मंथ में बुआ टूटेगा।
मंथ में क्या करता है, टूटता है। ये टूटने और बनने से एक क्रियाएं होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, हिंदी में इसे बोलते हैं बुआ मासिक चक्र। तो आप मोटी मोटी बात सीखे क्या कि हमारी आपसे सबसे पहला बात पूछा जाएगा कि गर्भाशय की आकृति कैसी होती है। तो ये देखने में तीन कोने जैसा यानी कि ट्रेंगल लाइक स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे ट्रेंगल लाइक स्ट्रक्चर में देखो बुआ, देखो बुआ, एक इधर से एक इधर से एक ऐसे बना रहा है, मतलब एक ऐसे ट्रेंगल कह दो, इसको ट्रेंगल कहेंगे बुआ। ध्यान दो, ऐसी संरचना है ना बुआ, देखो ऐसी है लगभग लगभग, तो इसको क्या बोलोगे, ट्रेंगल बोलोगे। तो ट्रेंगल लाइक स्ट्रक्चर किसकी होती है, गर्भाशय की। गर्भाशय जो है बुआ ये स्थित कहाँ होता है, तो बुआ गर्भाशय स्थित होता है मूत्राशय और मलाशय के बीच में। गर्भाशय और जो है वो स्थित होता है अपना मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में। और कहाँ पे, तो श्रोणि गुहा में, इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विस रीजन में ये स्थित होते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि गर्भाशय का जो आकार है ये उल्टी हुई नाशपाती के जैसा होता है। आप एक्स्ट्रा बात इसमें ये सीखे हो कि गर्भाशय में तीन परत आपको देखने को मिल रहा है। पहला का नाम आपको दे रहे हैं प्रीमिट्रियम, मायोमिट्रियम, एंडोमेट्रियम। तीनों के कार्य बता दिए हैं। अब सुनना ध्यान से, और भी हम लोग एक्स्ट्रा बात करते हैं। क्लियर। ये जो देखो जीवाणु अगर आके गर्भाशय पर अटैक करे, तो जो चीज आकर अटैक करती है, ठीक है, तो आपको मतलब ये इतना चीज आएगा, बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, फंगी आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, ये आपके गर्भाशय में बीमारी उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे सर, बीमारी उत्पन्न करेंगे, उत्पन्न करेंगे। तो बीमारी उत्पन्न होगा, तो बीमारी उत्पन्न में आप बीमारी जो वर्ड आया इससे दो बात सीखेंगे हम लोग। एक का नाम मैं लिख रहा हूं बुआ, ध्यान देना, एक को लिखता हूं मैं पैथोजन, और दूसरा का नाम मैं लिखता हूं वेक्टर। पैथोजन को हिंदी में बोला जाएगा रोगजनक, और वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं वाहक या रोग वाहक, इसका नाम होगा। अब रोगजनक बोलेंगे कैसे, एक उदाहरण के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैथोजन और वेक्टर किसको बोला जाता है। पैथोजन वो चीज है जिसके कारण बीमारी उत्पन्न होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, इस दोनों वर्ड का एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे बुआ। देखो बुआ, आपको पता है कि मादा एनोफिलीज, एनोफिलीज मच्छर के काटने से, सुनना ध्यान से, काटने से मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आखिर इस मादा एनोफिलीज मच्छर में क्या है सर, तो मादा एनोफिलीज के शरीर में, शरीर नहीं बोलिए, इसको बोलेंगे मादा एनोफिलीज के मच्छर के लार में, लार को इंग्लिश में बोला जाएगा सलाइवा। तो लार में होता है प्लाज्मोडियम नामक, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है बुआ, पर
जीवी होता है। अब अगर ये मादा एनोफिलीज मच्छर अगर किसी इंसान को काट लेती है, मादा एनोफिलीज मच्छर अगर किसी इंसान को काटती है, तो काटने के उपरांत, काटने के बाद वो उस मनुष्य के शरीर में प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु, ठीक है बुआ, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जो है वो लार के माध्यम से उसके शरीर में छोड़ देती है। तो बताइए कि मलेरिया जो रोग है उसका रोग जनक कौन होगा? तो रोग जनक होगा प्लाज्मोडियम नामक परजीवी, और इसके वाहक यानी कि इसको ढो के, वाहक का मतलब होता है कैरी करने वाला, ढोकर ले जाने वाला, तो इसको ढोने का काम कौन कर रहा है? इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन कर रहा है? मादा एनोफिलीज मच्छर। तो आप समझ गए होंगे कि रोग जनक और रोग वाहक किसको कहते हैं। और भी उदाहरण है, कुत्ता के काटने से रैबीज नामक बीमारी होता है। और भी उदाहरण से समझ लीजिए आप, अगर एक उदाहरण से क्लियर नहीं है तो देखो बुआ, कुत्ता के बुआ काटने से, कुत्ता के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, बीमारी होती है। कुत्ता के काटने के कौन सी बीमारी? सुनना ध्यान से, अब एक्स्ट्रा बात आप ये सीख रहे हो बुआ कि कुत्ता के लार में, सलाइवा में बुआ होता है रेबडा वायरस, रेबडा वायरस होता है बुआ। जैसे ही कुत्ता काटता है तो वो किसी मनुष्य या किसी जीव के शरीर में छोड़ देता है रेबडा वायरस। तो अगर मैं पूछूं कि रेबीज नामक बीमारी का, ये जो रेबीज नामक बीमारी है इसका आप बताओगे रोग जनक, तो रोग जनक, रोग जनक और दूसरा बताओगे रोग वाहक, कौन होगा बुआ? रोग जनक होगा बुआ रेबडा वायरस, सब सीख रहे हो। और इसके ले जाने का काम कौन कर रहा है? कुत्ता। तो कुत्ता क्या है सर जी? आपका वाहक है। बताइए सर, तो यही बात हम लोग डिस्कस किए हैं यहाँ पे कि जैसी सर कोई जीवाणु विषाणु अगर आपके शरीर में प्रवेश करेगा, अगर वह गर्भाशय में जाएगा तो बीमारी उत्पन्न करेगा। तो बीमारी से हम आपको दो बात सिखाए, एक सिखाए हैं रोग जनक, दूसरा सिखाए हैं रोग वाहक। रोग जनक और रोग वाहक बहुत बढ़िया से क्लियर है। चलो, इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि अगर मैं पूछूं बुआ कि गर्भाशय की गुहा में भ्रूण का विकास होता है, तो अगल का आप पॉइंट में लिखोगे कि गर्भाशय में किसका विकास होता है सर? भ्रूण का। एक अब एक्स्ट्रा बात था बुआ, लिखेंगे बुआ कि गर्भाशय में, अगला पॉइंट में, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। बुआ ध्यान दे, भ्रूण का विकास होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है बुआ, एक कुछ एक डायग्राम से सीखिए आप। देखो बुआ, भ्रूण का विकास किस प्रकार होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो बुआ, आपको पता है कि ये वाला आपका है अंडाशय, ये है फैलोपियन ट्यूब, है ना बुआ? तो फैलोपियन ट्यूब और गर्भा, ये जो अंडाशय, अंडाशय से क्या निकलेंगे? अंडाणु।
अंडाणु फैलोपियन ट्यूब को होता हुआ इधर से जाएगा बुआ शुक्राणु। अंडाणु जब निषेचित हो जाएगा शुक्राणु से, यानी कि बनेगा क्या, जब अंडाणु निषेचित होगा किसे, शुक्राणु से। निषेचन का मतलब क्या था कि अंडाणु को गला देता है शुक्राणु और उसके केंद्रक में प्रवेश कर जाता है, करता है। तो गला के जैसे इसके केंद्रक में प्रवेश करेगा तो हो गया निषेचन। निषेचन के बाद जो शुक्राणु में अनुवांशिक पदार्थ था और अंडाणु में जो अनुवांशिक पदार्थ था, अनुवांशिक पदार्थ किसको बोलेंगे, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो सुनना ध्यान से कि अगर सर अंडाणु शुक्राणु से निषेचित हो गया तो निषेचन के बाद ये आएगा, मान लीजिए कि ये अंडाणु होता हुआ, ये अंडाणु को मैं यहां बना रहा हूं, ये अंडाणु क्या है जी, आपको समझने के लिए जी निषेचित अंडाणु है। निषेचित, तो निषेचित जैसी अंडाणु का निषेचन होगा तो निषेचन के बाद बनेंगे सर जी युग्मनज। क्या बनते हैं जी, ध्यान देना बुआ, अब सीखो आराम से कुछ बात को। आप देखोगे बुआ, निषेचन, निषेचन से बनेगा युग्मनज, ठीक है बुआ। इसे जाइगोट बोलते हैं। युग्मनज से, युग्मनज अपने आप में विभाजित होके विभाजित होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा और बनाएगा सर जी भ्रूण। क्या बनाएगा सर, भ्रूण। और भ्रूण बनाने के बाद भ्रूण से क्या बनेंगे, शिशु। भ्रूण से क्या बनेंगे, शिशु। भ्रूण से क्या बनेंगे, शिशु। क्लियर है सर। तो आपको पूछा जाए कि निषेचन के बाद कौन सी क्रिया होगी, तो युग्मनज होगा। युग्मनज के बाद क्या बनेंगे, भ्रूण। भ्रूण के बाद क्या बनेंगे, शिशु। अब सुनना, भ्रूण हम देहाती भाषा में कैसे सीखेंगे। अंडाणु निषेचित हो गए हैं, निषेचित के बाद जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, जब तक हम लोग मम्मी के गर्भ में होते हैं, तो उस अवस्था को बोलते हैं भ्रूण। आप एक लॉजिक सुनते होगे या गांव समाज में सुनते होगे कि भ्रूण हत्या पाप है, यानी किसी बच्चे जन्म से पहले किसी बच्चे को मार देना गर्भ के अंदर, इस सबसे बड़ा हत्या है और इस पर सरकार रोक लगाए हुए है। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब सुनना ध्यान से, मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा बात बताता हूं। देखो बुआ, आप भ्रूण की जांच किस प्रकार होता है, भ्रूण की क्या बुआ, जांच। भ्रूण की जांच, भ्रूण के जांच में एक विधि किया जाता है जिसका नाम होता है एमनियो सेनेटेसिस। एमनियो सेंटेसिस, एक होता है बुआ एम्ब्रियो सेंटेसिस। एम्ब्रियो सेंटेसिस। अब सुनना ध्यान से, एमनियो सेंटेसिस में करता क्या है डॉक्टर लोग कि माता के गर्भाशय से एक द्रव सिरिंज के माध्यम से खींचता है, सिरिंज के माध्यम से खींच लेता है, एक द्रव को खींचता है। किसमें सर, एमनियो सेंटेसिस में बुआ, इसमें एमनियो सेंटेसिस में एक द्रव को डॉक्टर क्या करता है, खींचता है। खींचने के बाद उससे पता लगाता है कि अगर उसके माता में कोई बीमारी है तो क्या वो भ्रूण में आया है या नहीं। तो आपको याद रखना है कि आनुवांशिक बीमारी का, आनुवांशिक बीमारी का बुआ पता
लगाया जाएगा एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। एम्ब्रियोसेंटेसिस क्या है? ये सर जी लिंग जांच होता है। ये क्या है सर? लिंग जांच होता है बुआ, लिंग जांच। लिंग जांच का मतलब है जांच, लिंग बुआ जांच। लिंग जांच का मतलब है कि जो भ्रूण बने हैं, जो शिशु गर्भ में बन रहा है, वो बॉयज है या फिर गर्ल्स है। आप इसे लॉजिक भाषा में अल्ट्रासाउंड का नाम देते हैं। कैसा नाम देते हैं? अल्ट्रासाउंड। तो आप याद रखोगे कि बॉयज है बुआ कि गर्ल्स है। और डॉक्टर लोग भी ना सर बहुत गलतियां बोल देता है। अब देखो ना, पता है भारत में लड़की की जनसंख्या का जी बहुत डिक्रीज हो रही है, कम रही है, और लड़के की जनसंख्या जो है अभी बढ़ रहा है। कारण ये है कि लड़की को जन्म देना महिला नहीं चाहती है बाबू। बात समझे? तो लड़की का अनुपात सर जी जो रेशियो है वो कम रहा है, और लड़के का रेशियो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसा होता है ना। तो इसीलिए डॉक्टर क्या कहता है, कभी कभी डॉक्टर ये भी बोल देता है, जो ऐसे तो इस पे बैन है सर, जन्म से पहले भ्रूण जांच पे बैन है, अल्ट्रासाउंड पे बैन है। देखो अल्ट्रासाउंड में एक ऐसा भी होता है कि बच्चे की स्थिति क्या है, यानी बच्चे गर्भाशय में जो पल रहे हैं वो प्रॉपर ढंग से ठीक है या नहीं है। कभी और एक होता है लिंग जांच, तो लिंग जांच पर अभी बैन है, मतलब कि ये गैर कानूनी है। अब भ्रूण में है अंदरूनी बातें करे और उसका पता डॉक्टर लोग पहले ही लगा लेता है, तो ये सब क्या है सर? रोक है, बैन है सर। लेकिन सर अभी तक इंसान मानता नहीं है। 3-3 हजार 4-4 हजार रुपया दे के 10-10 हजार रुपया दे के लिंग जांच हो रहा है सर, हो रहा है ना। तो इसीलिए अब देखो ना, डॉक्टर कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का है तो उसको बोल देता है कि लड़की है। अब लड़की है और उस पर बहुत सारे मतलब महिला लोग दवाई मेडिसिन का यूज करते हैं और उस बच्चे को हत्या करते हैं। बाद में पता चलता है, जब वो मरकर बाहर आता है तो पता चलता है वो यार वो तो बॉयज था। फिर हम लोग कुछ डॉक्टर को अशब्द यूज करते हैं, गाली वाली देते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या है सर? कोई फायदा तो है नहीं। चलो, तो देखो ये बात जो आपको मैंने पढ़ाया ये सिर्फ आपके अभिज्ञान के पर्पज से है। इसका काम आएगा सर क्लास क्लास 12th में आएगा। सिर्फ आप ये सीख रहे हो बायोलॉजी पढ़ के कि हाँ कुछ ज्ञान के डेवलप कर रहे हो। ओके, चलो अगल का आपसे ध्यान दो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। अब एक बात आप याद रखो कि गर्भाशय में भ्रूण के विकास जब होने लगता है, अंडाणु निषेचित हो जाता है, तो जो एंडोमेट्रियम नामक परत था, आंतरिक परत, वो टूटना बंद हो जाता है। आप इस बात को याद रखो। देखो ध्यान दो, मैंने क्या कहा सर आपको? बउआ गौर करो, इधर दिखा दो बाबू, कि ये जो एंडोमेट्रियम नामक परत है बुआ, कौन है बुआ? एंडोमेट्रियम नामक जो परत है, ये वाला परत, जैसी भ्रूण मतलब अंडाणु निषेचित हो जाएगा, अंडाणु क्या होगा? निषेचित हो जाएगा, तो ये वाला जो एंडोमेट्रियम है बुआ, आंतरिक परत, वो टूटना बंद हो जाएगा। आप सोचो एक लॉजिक कि ये दीवार अगर टूटेगा बनेगा, टूटेगा बनेगा, टूटेगा बनेगा, क्या जो भ्रूण का विकास हो रहा है क्या वो भ्रूण सुरक्षित रह पाएगा? नहीं ना रह पाएगा बउआ। तो ये इसी वजह से ये टूट जाता, मतलब टूटना बंद हो जाता है, और उस समय माता के शरीर में एक हार्मोन रिलीज होने लगता है। जैसे ही ये टूटना बंद होगा, ये टूटना बुआ बंद होगा, हार्मोन निकलता है जिसकी वजह से टूटना बंद होता है, जिसका नाम है बुआ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है बुआ, ये क्या है सर जी? हार्मोन है। और इस हार्मोन गर्भाशय की दीवार को मोटा कर देता है। क्या करता है बुआ?
मोटा कर देता है, यानी कि इसको मोटाई कर देता है ताकि जो भ्रूण बन रहे हैं उसका प्रोटेक्शन अच्छे ढंग से हो। ठीक है, अब आप एक्स्ट्रा और भी बात सीखोगे अभी गर्भाशय के रिलेटेड। देखो गर्भाशय में हम लोग इतना बात पढ़े हैं सर। देखो बुआ, गर्भाशय जो है बुआ, गर्भाशय का आकार, मैं आकार की बात कर रहा हूं, शेप की। तो गर्भाशय का नॉर्मल जो आकार होता है वो होता है बुआ 7 से 8 सेंटीमीटर। गर्भाशय का नॉर्मल आकार कितने? 7 से 8। अब पता है ना कि 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ध्यान सुनिए, 100 सेंटीमीटर का होता है बुआ क्या? 1 मीटर। 1 मीटर मतलब कितना? ये पूरा हाथ लो इतना। अब ये 7 से 8 है तो समझ जाओ कि इतना होंगे लगभग। 7 से 8 मतलब इतने होंगे लगभग। अब इतना तो मैंने बहुत बोल दिया क्योंकि इतना तक में लेके 100 है सर, पूरा हाथ लेके 100 है ना, तो इतना कितना। अब लेकिन ये नॉर्मल आकार है, नॉर्मल। लेकिन बच्चे जैसी भ्रूण का विकास होने लगता है, धीरे धीरे बच्चे डेवलप करते हैं, तो इसका आकार धीरे धीरे सर इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ने लगता है। ठीक है, अब सोचो ना बुआ, अब सुनना ध्यान से बुआ, जैसे जैसे भ्रूण विकास करेगा वैसे वैसे गर्भाशय के आकार में वृद्धि होगी, और वो जो भ्रूण बन रहे हैं, गर्भाशय में विकास हो रहा है, वो भ्रूण, अगर भ्रूण कितने महीना का हो जाएगा सर जी? 8 मंथ का। कितने मंथ का जी? 8 मंथ, यानी कि बच्चे ऑलरेडी बन चुके हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। तो उस समय गर्भाशय का आकार जो 8 मंथ वाला जो भ्रूण बन रहा है, उस समय गर्भाशय का आकार लगभग लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है। देखो पहले था 7 से 8, अभी हो रहा है 18 से कितने? 20, यानी कि 8 मंथ में जैसे ही बच्चे भ्रूण 9 महीना पूरा होता है, हमारे गर्भाशय से एक चीज जुड़ा होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। क्या नाम होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के माध्यम से, प्लेसेंटा के द्वारा हमारे ब्रेन के, ध्यान सुना, हमारे ब्रेन के 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फिर आपको पढ़ाए हैं कि ब्रेन में हमारा होता है एक पीयूष ग्रंथि, एक होते हैं हाइपोथैलेमस, सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही बच्चा सर 9 महीना पूरा करने वाला होता है, गर्भाशय से प्लेसेंटा के माध्यम से एक ब्रेन में सूचना जाता है हाइपोथैलेमस को। किसको जाता है? हाइपोथैलेमस को एक सूचना जाता है। किसको बुआ? हाइपोथैलेमस। थैलेमस को क्या जाता है सर जी? सूचना कि बच्चा 9 महीना पूरा करने वाला है, अब आप क्या करोगे, ये सूचना जाता है किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। किससे? प्लेसेंटा से। अब हाइपोथैलेमस को आपको पता है कि इसे हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस की वापस एक सूचना देता है बुआ, हाइपोथैलेमस वापस सर एक सूचना देता है किसको सर जी? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। अब पीयूष ग्रंथि के पास सूचना आता है, ठीक है, और पीयूष ग्रंथि इस नियम का, इस आदेश का पालन करते हुए ये एक हार्मोन रिलीज कर देता है। क्या बनाता है जी? हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टे टेस्टे एस्टेरोन। और टेस्टेस्टेरोन हार्मोन जैसी माता के शरीर में निकलेगा, गर्भाशय के दीवार में हलचल उत्पन्न होगा। क्या होगा?
हलचल उत्पन्न होगा और हलचल उत्पन्न होने से उस बच्चे का जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे मैं नॉर्मल पूछूं कि किसे हम जन्म हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बर्थ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यही जन्म दिलाता है। एक गर्भाशय के दीवार में पूरा कंट्रक्शन, संकुचन उत्पन्न कर देता है, और यही रीजन है कि बच्चे के जन्म के समय महिला को इतना ज्यादा पेन होता है कि वो दर्द से सहन नहीं पाती है, चिल्लाने लगती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्भाशय में क्या हो रहे हैं, कंट्रक्शन हो रहे हैं। कौन करवा रहा है? पीयूष ग्रंथि। किससे करवा रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। तो इसे मैं अगर बोल दूं कि इसे हम बोलेंगे बर्थ हार्मोन, कौन सा हार्मोन हुआ? बर्थ हार्मोन। तो कोई दिक्कत है? नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे एक बात देखो, कितनी खुशी की बात है कि पहले हम लोग निषेचन करवाए, निषेचन से भ्रूण बना, भ्रूण से विकास हुआ, भ्रूण का विकास होते होते अब हम लोग शिशु को जन्म देवा दिए। किसके माध्यम से? टेस्टोस्टेरोन। बधाई हो, आप हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। हाँ देखो, लड़का लड़की का पता सर जी हम लोग बहुत पहले 3 मंथ 4 मंथ का बच्चा था उसी समय कर लिए थे, एमनियोसेंटेसिस और एम्ब्रियोसेंटेसिस से सब कुछ करवा। अगर मैं आपके आज इस गर्भाशय से रिलेटेड लास्ट पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे कि अच्छा बताओ, गर्भाशय में बच्चे बन रहे हैं सर, भ्रूण का विकास हो रहा है, तो भ्रूण एक जीव है सर, और हर एक जीव को भोजन चाहिए, खाना पीना चाहिए। आखिर इस भ्रूण को खाना मिलता है कहां से और किसके माध्यम से? मजा वाली बात है यार कि भ्रूण का, ये जो बुआ, ये भ्रूण है बुआ, और इस भ्रूण का जो है न्यूट्रिशन, पोषण किसके माध्यम से मिलता है? किसके माध्यम से? तो भ्रूण का जो बुआ पोषण होता है वो मिलता है प्लेसेंटा के माध्यम से, और यही प्लेसेंटा सूचना देता है जब बच्चा 9 महीना पूरा करने वाला था कि अब मैं भोजन देने वाला नहीं हूं, तो बच्चा को जल्दी बाहर करवाओ। तब हाइपोथैलेमस हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन के प्रभाव से पीयूष ग्रंथि गुस्सा में आके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने लगता है, जिसके कारण बच्चे का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना काफी है, बहुत ज्यादा तुम लोग पढ़ लिए हो।